हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डिस्कशन करेंगे विद डिटेल के साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इसका पार्ट मैं ट्राई करूँगा, एक पार्ट इसका और आएगा, क्योंकि अभी ये अनकम्प्लीट है। सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं बहुत ही डिटेल के साथ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं आपको वीडियो लाइक करने की। और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और उसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस, अब आप हमें एक डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हो, सोशल मीडिया पे। जैसा कि फेसबुक ग्रुप हो गया, ग्रुप भी हमने क्रिएट कर दिया अभी। कुछ कोई 2-3 मेंबर ही हैं उसमें अभी। इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। तो जब ये पीडीएफ टोटली पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको ये कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप में आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। और पर्सनली आप अगर कोई बात करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे हमें सॉरी उस पर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो ट्राई करेंगे आपका रिप्लाई करने की। तो लाइव सेशन आपको पता है हर संडे को होता है। सारे यहाँ पे एफए वाले स्टूडेंट ही इकट्ठे हों, क्योंकि ये टॉपिक ही उन्हीं का है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा इस बार। और इस बार शायद आपकी जो इकोनॉमिक्स हो थोड़ा डूएबल हो, क्योंकि पिछली बार जो आपकी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो इकोनॉमिक्स थी, वो इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ थी, ठीक है। डिटेल में थी, थोड़ी टफ भी थी, बहुत डिटेल में पूछा था उन्होंने। बाकी साइंस अच्छी थी, स्टैटिक्स भी अच्छी थी। बाकी इकोनॉमिक्स में सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि जो टॉपर्स थे उन्होंने भी इतना नहीं किया उसमें, क्योंकि इकोनॉमिक्स टफ आई थी। तो शायद इस बार अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स आपकी थोड़ी बहुत अच्छी आ जाए। तो बाकी सेक्शन आपकी 10-10 मार्क्स वाली हैं जो आपकी अदर हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इस बार लगता है कि अच्छी आएगी, क्योंकि इस बार टॉपिक भी 13-14 टॉपिक हैं टोटल। तो चलिए, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर मूव करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया के बारे में बोल रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म सर एक फंडामेंटल चेंज थी इंडियन इकॉनमी में। किसके लिए सर? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एम क्या था? एसलेट करेगा पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और रिमूव करेगा पॉवर्टी को, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंडिया में सिर्फ आने का एक ही मतलब था, एक ही मोटिव था इनका, इकोनॉमिक ग्रोथ करना। क्योंकि मैं सारा पढ़ाऊंगा आपको आगे, किस तरह से, क्या क्यों लाया गया, क्या वजह रही थी, किस तरह से। मतलब कि जब कोई भी कंट्री, जैसे कि कोई भी कंट्री होती है, जब उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो फॉल करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टोटली फॉल हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, तो उसे कुछ ना कुछ पॉलिसीज लानी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि उसका जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो गवर्नमेंट के पास कहीं समटाइम्स पैसे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है, देखने को मिलता है। अब डेवलप्ड जो कंट्री होती हैं वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक सबको समझ आया होगा। इन 1991 में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाई गई, जिसको बोला गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। बस इतना याद रखो। नेक्स्ट में आपको सारा कुछ समझाऊंगा, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे चलो। 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पुल द कंट्री। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाई गई। रिफॉर्म्स क्या होती हैं सर? कुछ चेंजेस होती हैं, चेंजेस लाई गई जो कि पूरी कंट्री को पुल करेंगी, ठीक है। फर्स्ट क्या थी? पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लिबर्टी, फ्रीडम हो गया, ठीक है। इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ये क्या चीज़ बोल रहा है? लाइसेंस फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा समझाऊंगा, बाकी जो आगे होगा वो आपको मैं पूरा, लिबरलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे। देखिए 1991 से पहले क्या था, आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे इस चीज़ की, छोड़ो उसको। उस टाइम क्या था? जो लिबरलाइजेशन था, यानी कि जो इंडस्ट्रीज थी, आपका ट्रेड करते थे ना जो, उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। कोई भी काम करना पड़ता था सर, लाइसेंस चाहिए। कोई छोटा मोटा, लाइसेंस पे लाइसेंस, लाइसेंस पे लाइसेंस। जो भी काम करने की क्षमता होती थी इंसान की, वहीं पे ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि हर काम को लाइसेंस से जुड़ा रहता था, कोई भी ट्रेड करना पड़ता था। अब थी कि पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था? इन प्लेस ऑफ कोटास, कोटास फॉर द इंडस्ट्रियल्स, यानी कि बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम। बिफोर 1991 जो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप था इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा कम था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि इनको बहुत कम कोटा मिलता था।
पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो तो टोटली ख़त्म था, ख़त्म नहीं था बट परमिट चाहिए था। हर एक एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, कुछ भी हम बाहर से मंगवाते थे उसके लिए हमें परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। छोटी छोटी बातों पे परमिट की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे हमारी इंडियन इकॉनमी में ग्रोथ थी जो वो नहीं हो पा रही थी। ये रीज़न क्यों रखे थे, क्यों रिस्ट्रिक्शन थे, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। क्या हुआ कि दिस रिफॉर्म्स ऑफ्टन डिस्क्राइब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब जो रिफॉर्म्स लाए गए इनको डिस्क्राइब किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बिफोर 1991 यानी कि जब ये नई थी इकोनॉमिक पॉलिसी, तब इनको लाइसेंसिंग कोटास परमिट्स के नाम से जाने थे, यानी कि LQP। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना। आफ्टर 1991 क्या हो गया, लाइबलाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट चलिए, एम्स क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो गाइस एम्स यही था कि ब्रिंगिंग लार्जर कॉपरेशन इन प्राइवेट सेक्टर इन द ग्रोथ मेथड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मोटिव दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर पे कोई रोक टोक नहीं होगी और कोई लाइसेंसिंग वाला सिस्टम नहीं होगा, कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन में, उसमें हम पढ़ेंगे कि लाइसेंस की किस किस में ज़रूरत थी, परमिट्स किस किस में चाहिए था, ऐसी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। परमिट का तो सबको पता ही है। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन द प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा हमें रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते थे। अब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन 1991 स्टार्टेड द इकोनॉमिक रिफॉर्म, इनके द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए गए और इन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। चलिए, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, वजह क्या रही। देखिए क्या होता है कि समटाइम्स हम कुछ पॉलिसीज़ अपने घर पे होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन सेटअप कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, क्योंकि हमें कुछ घाटा हुआ होता है, हमें कुछ उससे लॉस हुआ होता है, तभी हम एक पॉलिसीज़ को सेटअप किया जाता है। खुशी खुशी में कोई नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं, देन ही ये स्टेप्स उठाए जाते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, मैं बात करूंगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, राज किया, अच्छे से किया, ठीक है। 1947 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी यहाँ के गवर्नमेंट थी, यहाँ के जो रूलर्स थे, उनको डर था, ठीक है, कंपनी के नाम से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था, करना चाहते, क्योंकि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। अब ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्रस्ट नहीं करते थे, बोलते हैं कि नॉर्मल सी कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हम पर इतना भारी पड़ा और निकालना भी मुश्किल हुआ, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसा फिर से हो। उनकी भी सोच ठीक थी, क्योंकि वो डरे हुए थे, ठीक है ना। अगर आपके साथ ही कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आपको फिर उसका बाद में तो आपका डर लगा ही रहता है। जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाय द वे आप कीचड़ में बाइक लेके जा रहे हो, कीचड़ में आपकी बाइक स्लिप कर जाती है, ठीक है। जब भी आपको कीचड़ दिखेगा, चाहे आप बाइक लेके जाओगे, चाहे आप कितनी परफेक्ट होगे, डर तो आपके मन में होगा ही कि शायद मैं इस पर स्लिप ना हो जाऊं। तब आप उस टाइम वहाँ से आस्ता से स्लोली वहाँ से गुजरोगे, ठीक है। ये सिस्टम रहता है कि उनको डर था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई कंपनी नहीं आ जाए, हम प्राइवेट सेक्टर को वो कर दें, मोटिवेट कर दें, इसको ग्रोथ डेवलप कर दें इनकी, और फॉरेन एक्सचेंज कर दें, और वो क्या पता कौन सी कंट्री, किसी कंट्री पे कौन सी कंट्री आके हमारे साथ दगा कर दे, ठीक है, हमें धोखाधड़ी में कर दे, और फिर से हमारे इंडिया में राज स्टार्ट हो जाए। तो ये कुछ उनकी सोच थी उस टाइम के जो यहाँ के कर्ता धर्ता थे, जो भी हो, ठीक है, उनकी ये सोच थी कि ऐसा फिर से ना हो जाए जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आके किया है। तो यहाँ तक सबको समझ आया हो। अब मैं बताऊंगा कि नीड क्यों रही थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इंडिया में। देखिए, जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में हुआ, ठीक है। उनका ये था कि 1951 जीडीपी की देखेंगे कितना ग्रोथ है हमारे, ये चीज़ें देखनी थी। और फर्स्ट जो 5 ईयर का प्लान था, मेन मोटिव था एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर था, यानी कि पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट दी जाती थी, ठीक है, यहाँ पे इसलिए। और दूसरा था कि प्राइवेट सेक्टर थे जो बस लार्जली
अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर कोई भी था, सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर सकता था अपनी मर्जी से। लाइसेंस चाहिए थे इनको। ट्रेड एंड इंडस्ट्री फेसिस रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड का जैसे कोई कोई अपना प्राइवेट काम तक नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्शन फेस करने पड़ते थे जो गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए थे। क्यों लगाए गए थे? क्योंकि गवर्नमेंट डरी हुई थी। किस चीज़ से? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे राज किया और उनको फिर से डर था कि कोई फॉरेन की कंट्री आके फिर से कोई कंपनी या प्राइवेट कंपनी आके यहाँ पे ऐसा कोई काम ना कर दे। उसके बाद बोलता कि इंक्रीज फिजिकल डिफिशिट। फिजिकल डिफिशिट का मतलब हो गया कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सीड कर रहा था टोटल रिसीप्ट को। टोटल रिसीप्ट यानी कि आपका जो टैक्सेशंस होती हैं उनको ज़्यादा कर रहा था। गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो रहा था और एक ह्यूज डेब्ट्स हो गया था, ठीक है, यानी कि कर्जदार हो गई थी गवर्नमेंट। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि जो इंडिया में एक्सपोर्ट्स था वो ज़्यादा था एक्सपोर्ट से, बट वो भी कुछ परमिट्स के थ्रू। गल्फ क्राइसिस इराक में बार हुई 1990 में, जो कि पेट्रोल की शॉर्टअप होगी, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ा। इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा आपको पता ही है। उसके बाद इन्फ्लेशन मैंने बता दिया। पोर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट काम तो कर रही थी बट कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही थी उनसे, ना कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे थे, कुछ नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, जब आपके पास पैसा खत्म हो गया तो आप कितना काम कर सकते हो, क्या खरीद सकते हो? कुछ भी तो नहीं, उधार मांगोगे किसी से, ठीक है। इसी तरह से यही सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। अब मैं गवर्नमेंट को ज्यूम करूँगा, आप लोग या मैं करूँगा, ठीक है, मेरे पास पैसा खत्म हो गया, मैं चुप करके बैठ रहूँगा, मैं कहीं जा नहीं सकूँगा, मैं कुछ खरीद नहीं सकूँगा, ठीक है, मैं अपने फ़ोन का रिचार्ज नहीं करवा सकूँगा, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकूँगा। बहुत सारे ऐसे कमियां पेशियां देखने को मिलेंगी। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज सब, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही खत्म हो गया, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ से होनी थी, ठीक है ना। एक्सपोर्ट करते ही कि फॉरेन की जो करेंसी थी वो हमारे हाथ आती, हमारी करेंसी तो उनके हाथ जा रही थी, जो पैसा था वो भी जा रहा था, कुछ बचने को ही नहीं था हमारे पास। ओनली पेट्रोल को लेते थे और अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स को, एक्सपोर्ट का तो नामो निशान ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि ह्यूज डेब्ट, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा हो गया था रिसीप्ट से, जैसे मैंने बताया टैक्सेशन थे। गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, मैंने पैसा लिया बैंक से, ठीक है। एग्ज्यूम करो जब मैं बैंक के पास पैसा लेने गया, बैंक ने मुझे बोला भाई, मैंने एग्ज्यूम किया कि मैं 10,000 का लोन लेने गया, चलो 1 लाख का लेने गया, बैंक ने बोला भाई तेरा कोई काम काज तो है नहीं है, लोन तो ले लेगा तो बाद में फिर से आ जाएगा कि लोन दे दो मेरे को, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हम तेरे को लोन तो दे देंगे पर कुछ तुझे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट क्या था? वो एग्रीमेंट ये था जो गवर्नमेंट के साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने किया था, वो किया था, यहाँ पे देखिए, इंडिया रिसीव्ड हेल्प ऑफ $7 बिलियन, ठीक है, $7 बिलियन इनको इनकम मिली, सॉरी इनकी हेल्प मिली इंडिया को, किससे? वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से, ठीक है। ये कौन होते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ? इनके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। ऑन एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पे उन्होंने बोला कि आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना पड़ेगी, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें किसके द्वारा बोली गई कि मुझे बैंक ने बोल दिया भाई तुझे पैसे तो हम दे देंगे पर तू फिर से आ जाएगा पैसे मांगने। इसी तरह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को बोला कि आपकी इकॉनमी तो डूब रही है, आप पैसा तो ले जाओगे बट ये फिर से ख़त्म हो जाएगा, फिर से आ जाओगे, ठीक है, ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब आप एक काम करो, एक एग्रीमेंट साइन कर दो, ठीक है, जिसके थ्रू आपको न्यू पॉलिसी बनाना पड़ेगी इकॉनमी की, जो आपके रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। अब क्या हुआ, 1991 में प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है, मैंने बता दिया पीछे। फाइनेंशियल मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1919 में आए इनको राम मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद थोड़ी जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि इनकी ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे हम। इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको पता है वर्ल्ड प्रोवाइड लोन प्रोवाइड करता है कुछ को लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पस परस्यूइंग द कैपिटल प्रोजेक्ट, यानी कि अपना परस्यूइंग करें, अपना कैपिटल लगाएं और अपने आप को ग्रोथ में लाएं, ठीक है, इसलिए वो पैसा देता है। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया उनको दे दो। 1944 में इसकी फॉर्मेशन है और हेड क्वार्टर यहाँ पे
वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। उसी तरह से IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और 1944 में इसी की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद है वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस है एक सेट ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रेसिफिकेशंस हैं जिसको बनाया गया है IMF, वर्ल्ड बैंक और US द्वारा, जो कि फिनेंशियल हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्री की जो डूब रही हो, जैसे इंडिया होगी इस तरह से। और इसकी टर्म्स है कॉइन की थी जॉन विलियमसन ने 1989 में। नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर लेना इसको। फिलहाल मैं आपको PDF इसकी कंपाइल कर दूंगा, ट्राई करूंगा कल दे दूं इसकी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ये भी एक इंस्टीट्यूट है एब्सडी फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये एक मेंटेन रखता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। चेयरमैन कौन है? FSDC का फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया का होगा वो ही FSDC का चेयरमैन होगा, ठीक है। सब कमेटी FSD सेटअप द अंडर द चेयरमैन। जो इसकी कमेटी होती है, सब कमेटी होती है FSDC की, वो किसके द्वारा चेयर की जाती है? वो की जाती है RBI के गवर्नर द्वारा, ठीक है। RBI के करंट के गवर्नर कौन है? कमेंट करें। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए जो बैंकक्रप्सी हो जाती है उनको, इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करना, जो पे नहीं कर पाते उनके लिए भी एक बोर्ड था IBPI, इस्टेब्लिशमेंट इसकी अक्टूबर 2016 में। बस इतना ही सा रह गया। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBBM एक्ट, इसको एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। एनेक्ट कब हुआ? 2003 में। टारगेट क्या था? फिजिकल डिफिसिट को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट मनी गवर्नमेंट मई 2016 में कमेटी अंडर, एक कमेटी बनाई गई अंडर NK सिंह के अंदर में, उनको रिव्यू बोला गया FRBM का लेने के लिए, जिन्होंने वो सबमिट करवाया था 2017। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इतना सा याद रखो, इसका ये काम था कि रिड्यूस करेंगे फिजिकल डिफिसिट को। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में तो सारे जानते हैं, आपका एक टॉपिक ही है स्पेशली। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अंडर द RBI एक्ट 1934 में आती है, जिसका काम ही यही है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि इनको प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना होता है और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। तो आई होप आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। कल हम पढ़ेंगे LPG यानी कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आई, क्या क्या देखने को मिला, प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आई, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किस तरह से क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाओ और हमारे जो डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म है उनको ज्वाइन कर लो जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी हमारे द्वारा, JK प्रैक्टिस द्वारा। सो ओके गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। FA वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आपको पता FA के फॉर्म लगे हैं 2 लाख आई थिंक इतने लगे हैं। और एक बात बोल दूं मैं, फाइनेंस जो बच्चा न्यू है FA में, जिसने पंचायत का फॉर्म नहीं फिल किया था, वो बच्चा ज़्यादा मेहनत करे, क्योंकि पंचायत वाले इस टाइम इंजर्ड है, ठीक है। क्योंकि उनका 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से सिलेक्शन रुका हुआ है, ठीक है। वो आप इसको छोड़ेंगे नहीं फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट को, तो आप जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि उनके पास एक बार ऑप्शन बढ़े हैं। इनके पास अब इंग्लिश आ चुकी है, ठीक है, मैथ अलग से है, स्टैटिक्स अलग से है, और स्टैट्स तो इस बार इजी होने वाली है, आपको इतना मैं बता दूं, स्टैट इजी होने वाली, मैथ टफ रहेगा और GK शायद इस बार टफ चली जाए, और अकाउंटेंसी शायद थोड़ी बहुत डूएबल हो, इकोनॉमिक्स डूएबल हो, साइंस शायद डूएबल हो। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पता है 60 to 70% आपका डूएबल होगा, बाकी आपका डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि पिछली बार क्या था, आपका पंचायत काउंटेस्टेंट में आपको बोल दूँ कौन कौन सी सेक्शन ईजी थी। एक तो आपकी GK ईजी थी, ठीक है, 30 मार्क्स की। कंप्यूटर तो डूएबल था 30 मार्क्स का। साइंस थी 5 से 6 7 क्वेश्चन बंदा कर सकता था उसमें। और आपका इकोनॉमिक्स तो टफ थी, साइंस होगी, और आपकी स्टैटिक्स भी 3 से 4 बंदा आराम से कर सकता था। ये सेक्शन थी उस टाइम डूएबल। बाकी आप देख सकते हो 60 70 80 यानी कि 70 जो मार्क्स थे मान सकते हो आप, वो इजी थे, बाकी डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।